विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि घुमंतु जातियों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। योद्धा जातियों को क्रिमिनल ट्राइबल बनाया गया। 1952 में क्रिमिनल ट्राइबल से मुक्ति मिली। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है समिति जहां की है वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है, स्मारक बनाया गया और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं। नट है, बंजारा है, बाबरिया है, सांसी है, कंजर है, कालवेलिया है, ये सभी ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हां सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजर, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बैठे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए जिससे, जैसे
शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और आजादी का सही अनुभव न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, यह एहसास आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि विमुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब उन सभी घुमंत जातियों को जो अब तक खानाबदोश की तरह घूमते थे, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। पीओसी बोर्ड में जो श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने अपने लीगल अभिभावक को खोया है कोविड के दौरान, उन बच्चों को हम लोग वहां ले जाते हैं। 18,000 बच्चों का अब तक एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों को हम उत्तम शिक्षा, अत्याधुनिक शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा भवन, छात्रावास बना करके सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जो अब तक एक सपना था, अब वो सपना साकार हो रहा है। आज के इस अवसर पर, इस दिवस के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस दूरदर्शिता के लिए नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शासन की इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में यादव महासभा की झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज की उन्नति और अधिकार पर चर्चा की गई। बैठक में आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग की गई है। सरकार से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई गई थी। साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनाने पर जोर दिया गया। हमारे समाज में, यादव समाज में, यदुवंशी समाज में लगभग 2 दर्जन माने टाइटल रखते हैं। खास करके आप देखे होंगे विशेषर खान जो खान लिखते हैं, कोई मरीक लिखते हैं जो उड़ीसा के डीजीपी थे, हमारे गोड्डा के रहने वाले हैं, मरीक लिखते हैं, दरबे लिखते हैं, महतो लिखते हैं, राउत लिखते हैं, मंडल लिखते हैं, घोष लिखते हैं, माझी लिखते हैं। इस तरह से दर्जनों ऐसा कास्ट है। तो उस जातिगत जनगणना होगा, उसमें निश्चित तौर पर हम अपने लोगों को प्रशिक्षित करके ब्लॉक का स्तर पर उसमें योगदान निभाएगा यादव महासभा। ये बिंदु है। मथुरा का मंदिर का मुद्दा है या शिक्षा की बात हो, संस्कार की बात हो, बहुत सारी सामाजिक बुराई है, उसको हम कैसे दूर कर सकें, इन बिंदुओं पर आज की बैठक है। आज जो हमारे बैठक में पारित हुआ है कि अहीर रेजिमेंट को लेकर के हम लोग जिला स्तर से ज्ञापन सौंपेंगे, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ों को देंगे। और दूसरा, मथुरा में भव्य कृष्ण जी का मंदिर निर्माण का भी एजेंडा को पास किया गया है। दूसरे, जो समाज में एक दहेज रूपी कलंक है, उसको भी पास किया गया है कि इसको कैसे उन्मूलन हो, इस पे हम सभी को चिंतन करना है। सामाजिक स्तर पर से समाज में वैमनस्यता, मनभेद, मतभेद को मिटाने का काम, ये सबको प्राथमिकता रूप से आज की जो बैठक में प्रस्ताव को पारित किया गया है। सबसे रांची में झारखंड गैर सरकारी स्कूल संघ की ओर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार के लिए गए फैसलों को लेकर रणनीति बनाई गई और इसका विरोध जताया गया। दरअसल बाल शिक्षा अधिनियम 2009 से 10 में झारखंड में कुछ स्कूलों को मान्यता दी गई थी, लेकिन 2019 में नए अधिनियम के तहत स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। अब गैर सरकारी स्कूल संघ का कहना है कि जो पहले से मान्यता प्राप्त हैं उन्हें वैसे ही चलने दिया जाए। स्कूल चल रहे हैं तो इस पर लागू करने का कोई मतलब नहीं। यही मांग था हम लोगों का, नहीं ये कानून हम लोग लागू नहीं होता, इसको निरस्त किया जाए। और हम कहाँ से जमीन लाएंगे? शहर है, अब जमीन फैलेगा तो नहीं। कमरे जो बन चुके हैं उसको तोड़ के तो हम 18-22 का कमरा तो बना नहीं सकते हैं। हाँ, ये निर्णय शिक्षा का अधिकार किसके लिए? बीपीएल बच्चों के लिए, जो गरीब हैं, जो अच्छे स्कूलों में उनको शिक्षा मिल सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों में सरकार भी मानती है कि हमारा स्कूल निकम्मा है, नाकारा है,
हमने प्राइवेट स्कूल के लिए वो 25% बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षण लागू किया, तो इसके लिए तो हम लोग तैयार हैं। 3 बच्चे में एक बच्चा इसी फ्री में पढ़ता है हमारे यहाँ, गरीब बच्चे। लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल है, जैसे डीपीएस हुआ, डीएवी हुआ, फ्रांसिस स्कूल हुआ, तो उन लोगों को बांधने के लिए कानून बनाया गया तो सब पर लागू हो गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग प्रताड़ित हुए, मान्यता मिला भी नहीं, कुछ लोगों को गलत तरीके से मान्यता दिया गया, जिसकी हम लोग जल्द ही शिकायत करेंगे। स्कूल चल रहे हैं तो इस पर लागू करने का कोई मतलब नहीं। यही मांग था हम लोगों का, नहीं ये कानून हम लोग लागू नहीं होता, इसको निरस्त किया जाए। और हम कहाँ से जमीन लाए? हम लोगों ने जो केस फाइल किया था हाईकोर्ट में, माननीय न्यायाधीश महोदय ने 2 बातों को हम लोग राहत दिया कि अननेसेसरी क्यों छोटे स्कूलों से आप 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं और 25,000 क्या यूज है उसका। तो उन्होंने सरकार को पूछा तो सरकार के अधिवक्ता बहुत संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण न्यायाधीश महोदय ने इसे निरस्त कर दिया। और क्योंकि हम लोग मांग करते थे कि भाई ऑलरेडी ये ट्राइबल इलाका है, यहाँ पे आदिवासी जमीनों में अधिकतर स्कूल चल रहे हैं और आदिवासी कानून में है कि 5 साल से अधिक का लीज आप नहीं ले सकते। और सरकार जो है लाई है 2019 में कानून, उसमें कहती है कि 30 साल का लीज लाइए। तो जो सरकार कर नहीं सकती उसको हम लोग कहाँ से लाए? तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जो विद्यालय पहले से चल रहे हैं और केंद्र सरकार ने जो कानून लाया था कि एजीटी जो विद्यालय चल रहे हैं उसको मान्यता देने का काम करे। हम लोगों को पूर्व में भी यूडाइस मिला हुआ है, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें जो है यूडाइस जब मिला है तो हमें मान्यता दें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो सरकार इस पर गौर नहीं की, तो हम लोग पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय न्यायाधीश महोदय ने हम लोग की बात सुना और केस को एडमिट किया है। डेट इसी मंथ में 16 सितंबर को है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग क्या करेंगे। रांची में राजपूत समाज ने एक सभा का आयोजन किया। सभा में राजपूत समाज ने अपने अधिकारियों की आवाज को बुलंद किया। इस दौरान झारखंड में बिहार के तर्ज पर स्वर्ण आयोग बनाने की मांग की गई है। साथ ही लोगों ने फरवरी में एक विशाल रैली करने का भी फैसला लिया। बैनर के नीचे आप ले आए। हाँ, इस प्रयास में सफल रहे कि विभिन्न जो मनभेद था उसको थोड़ा सा हमने मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि मतभेद नहीं है, सब तो एक ही कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा। और ये प्रयास में अगर हम लोग सफल हो जाएंगे, समाज को बताने में सफल हो जाएंगे, तो इसका मतलब फायदा कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ज्यादा मिलेगा। फरवरी में कुछ सोचे हैं कार्यक्रम करने के लिए? अभी आज हो सकता है प्रस्ताव पास करें कि फरवरी में हम लोग यहाँ पर रांची के मैदान में, बड़े मैदान में 30 से 40 हजार राजपूतों को यहाँ पर इकट्ठा करें। कोई प्रस्ताव भी पारित हुआ? जी अभी नहीं, अभी होगा। क्या रहे प्रस्ताव में? प्रस्ताव में जैसे 2-3 चीजें, एक तो स्वर्ण आयोग लागू करने की बात है कि उसको यहाँ बिहार के तर्ज पे लागू किया जाए। जो 10% जो सवर्णों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसके लिए उनको आय प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद हमारे जो वैवाहिक सिस्टम है, जो एक तरह से दकिया कुनिसी अथी में हम जीते हैं, उसके लिए हम कोई नयापन उसमें ला सकते हैं। तो ये सब हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद भैया। खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जालौन के उरई नगर क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट और आगजनी के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है और दबंग माजिद और सहदाव के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। 3 जेसीबी लगाकर अवैध तरीके से बना नक्शा और बिना मानकों के बने घरों को हटा दिया गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। बलिया में बाढ़ के पानी से भीषण कटान जारी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा बलिया सदर और बिहार से सटे नौरंगा गांव प्रभावित हुए हैं। डीएम का कहना है कि 3 दिन में 37 मकान गंगा में विलीन हो गए हैं। सभी पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित गृह सहायता अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। एडीएम से लेकर सीआरओ तक गांव में कैंप कर रहे हैं। राहत सामग्री से लेकर चिकित्सक की टीम मौके पर मौजूद है। गंगा का जलस्तर पिछले 3 दिनों से बढ़ा हुआ था और गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा के किनारे के जो हमारे सदर और बैरिया तहसील के गांव थे वो प्रभावित हुए
सबसे ज़्यादा प्रभावित गंगा नदी के उस पार बिहार साइड में हमारा नौरंगा गांव हुआ। उसमें 3 हमारे मजरे हैं और पिछले 3 दिनों में वहाँ 37 मकान हमारे गंगा में समा चुके हैं। गंगा का कटान वहाँ हो रहा है। हालांकि जलस्तर अब धीरे धीरे स्थिर हो चुका है और बनारस में गंगा का जलस्तर अब घटने लगा है, तो संभवतः कल तक यहाँ भी गंगा का जलस्तर घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन कटान की वजह से हमारे नौरंगा गांव के कई घर प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने संभावना देखते हुए वहाँ के लोगों को घरों को खाली करा दिया था, लोगों को शिफ्ट करा दिया था। कोई जनहानि या पशुहानि नहीं है, लेकिन कटान हुई है और जिनके घर प्रभावित हुए हैं उन सबको हम लोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राहत सहायता अनुग्रह अनुदान गृह अनुदान भी दे रहे हैं। सभी के लिए राहत सामग्री किट जो 26 आइटम्स की है उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं, खाने के पैकेट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी जो चिकित्सीय टीम है वहाँ गांव में दिन भर रह रही है। साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री की टीम है पशु चिकित्सा के लिए, उसकी भी टीम हमारी रह रही है। व्यवस्थाएं हम लोग कोशिश किए हैं कि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो, लेकिन कटान की वजह से परेशानी हुई है। उरई के जिला पुरुष चिकित्सालय में बिजली गुल होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उमस भरी गर्मी से जहां मरीजों का हाल बेहाल है, वहीं इमरजेंसी में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। बताया गया कि लगभग 4 घंटे अस्पताल की बिजली गुल रही। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक डॉक्टर दंपति और उनका बेटा सकुशल अपने घर शामली लौटे हैं। दरअसल ये परिवार 7 दिन पहले माणी महेश मंदिर में दर्शन करने के लिए चंबा गया था, जहां हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। खासकर चंबा और उसके आसपास के रास्तों पर भूस्खलन से सभी रास्ते बंद हो गए हैं। इस दौरान डॉक्टर दंपति का परिवार वहां बुरी तरह फंस गया। डॉक्टर दंपति ने बताया कि जो स्थिति थी वो पूरी तरह से विकट थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वापसी केवल टैक्सी के जरिए संभव हो पाई, क्योंकि सभी सार्वजनिक परिवहन और सड़कें बंद हैं। हम 23 तारीख में यहाँ से चले थे। 23 की शाम को चंबा पहुँचे। चंबा में स्टे किया हमने। फिर अगले दिन 24 तारीख में हम भरमौर के लिए निकले। भरमौर शाम तक हम पहुँचे। रास्ता बहुत ख़राब था, बारिश बहुत थी। वहाँ पे जाके हमने रात में भरवानी माता के दर्शन करे शाम को 6 बजे। उसमें बहुत कठिन यात्रा थी वो, इसमें टूट गया रास्ता। फिर भी हम किसी तरह से वहाँ पहुँचे। उसके बाद वापसी आए। फिर नीचे उतर के 84 का मंदिर है भरमौर के, वहाँ मैंने दर्शन किए। रात को जब कहीं जाने का साधन नहीं था, हमें जाना था होली, हमारा हेलीपैड होली से था, पर होली जा नहीं सके थे, रास्ता खराब हो चुका था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जाओ ना। फिर हम यहाँ पे मनी महेश एक वहाँ पे होटल है भरमौर में, वहाँ पे हमने होटल लिया, होटल में रुके। 4 दिन हम होटल में रुके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए